हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का क्विज, जिसमें अगेन एज यू ऑल नो हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स ऑफ द प्रीवियस वीक। एंड साथ ही साथ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 4, उसमें से आप पॉज करके वीडियो उस वक्त क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो आपको सही आंसर लगता है उसे मार्क कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द करेक्ट आंसर अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन, द वेरी फेमस, the Nobel Prize for Physics in 2022 was awarded for the research in Bell inequalities. The term is primarily related to A. Quantum physics, B. Astronomical distances, C. Semiconductor and chips, D. Photoelectricity. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। तो यू हैव सीन कि जो नोबेल का इस टाइम पे वीक चल रहा है, मंडे को द लास्ट प्राइज विल बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमीज। सो जो 3 फिजिसिस्ट है, दे हैव जॉइंटली शेयर्ड दिस नोबेल प्राइज एंड उनका क्या क्या नाम है, दैट इज एलेन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर एंड एंटन जेलिंगर, राइट। तो अब एक उनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक्सपेरिमेंट्स विद एंटैंगल्ड फोटॉन्स एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। सो बेसिकली अब क्या है कि बेल इनइक्वालिटीज जो है उन्होंने अब थ्योरेटिकली फॉर्मूला से क्या प्रूव किया था कि 2 फोटॉन्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंसेस दे आर होल्डिंग, ठीक है। तो ये जो फोटॉन्स है, दे आर मतलब आप कह सकते हैं नॉट अलाइक बट दे आर वेरी मच डिफरेंट टू ईच अदर, राइट। कि अगर हम फोटॉन्स को कितने भी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर रख भी लेते हैं, इफ एनी चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिंगल फोटोन अकर्स, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, तो दूसरा फोटोन होगा उसका जो अब कह सकते हैं आप क्वालिटीज दैट विल चेंज अकॉर्डिंगली टू द सेम काइंड ऑफ फोटोन, राइट। सो अब उस चीज को अब क्यों होता है एक्चुअली में, इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड येट, बट अगर हम कहें एक्चुअली में करके दिखा दिया गया है, क्योंकि इनिशियली बेल इनइक्वालिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती थी, बट एक्चुअली में इट हैज बीन डन बाय दीज 3 फिजिसिस्ट एंड फाइनली जो बेल अब हम इनइक्वालिटी है दैट हैज बीन प्रूव्ड, बट व्हाई इट अकर्स ये किसी को अभी तक नहीं पता है। So the next question we have is, which of the following countries are a part of Organization of Petroleum Exporting Countries? First, Iran. Second, Iraq. Third, Kuwait. Fourth, Ecuador. Select the correct answer using the code given below. A 1, 2 and 3 only, B 1 and 3 only, C 2 and 4 only, D all of the above, यानी कि 1, 2, 3 and 4 only. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो एक्चुअली में ओपेक की फुल फॉर्म वी ऑल नो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, राइट। तो ये बगदाद कॉन्फ्रेंस में 1960 में फाइनली जो है अब एग्जीक्यूट किया गया था। हेडक्वार्टर्स वियना, ऑस्ट्रिया। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी 13 मेंबर कंट्रीज हैं एंड इसके अलावा एक और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक प्लस, राइट। सो ओपेक के अलावा बाकी कंट्रीज जो है विच आर एक्सपोर्टिंग ऑयल, तो वो भी अगेन हम कह सकते हैं इसका पार्ट है। बट अब एक्चुअली में एक चीज और है कि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है इसमें इक्वाडोर की जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। सो इक्वाडोर का यहाँ पे नाम था, तो इक्वाडोर हैज बीन वेरी मच यू कैन से एंट्री और एग्जिट करने वाला मेंबर, राइट। सो अब इक्वाडोर लेफ्ट द मेंबरशिप इन 1992 इनिशियली, बट वापस से इसने ज्वाइन किया 2007 में, राइट। आफ्टर दैट इट लेफ्ट अगेन परमानेंटली इन 2020। सो दैट मेक्स इट इंपॉर्टेंट कि आपको इक्वाडोर के बारे में ऑलरेडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट पता हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी एंड ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इज द इनिशिएटिव ऑफ ए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सी इंडियन नेवी, डी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो जो ये एक्चुअली में ऑपरेशन, अगर हम बात करें सेवा की, ऑपरेशन डिग्निटी की, नन्हे फरिश्ते की, इन सबका अलग अलग कुछ ना कुछ मोटिव था। तो जब हम सेवा की बात करते हैं, नाम से आपको पता लग रहा है कि जो ओल्ड लोग हैं कि जो ऑलरेडी अब रेलवे स्टेशन पे दे आर यू नो बीइंग नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ। सो एक्चुअली उन्होंने क्या किया है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन सेवा के अंडर उनको ओल्ड एज होम में भेज दिया, राइट। उनको बेसिक नेसेसिटीज जैसे खाने वगैरह के लिए वो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की जब हम बात करते हैं, तो अब द चिल्ड्रन दोज हु हैव लेफ्ट देयर होम्स, कि अपने घर वालों से लड़के जो अब बैक कहते हैं कि घर जिन्होंने छोड़ दिया उन्हें समझाकर वापस भेजना। सो ये ऐसे बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ जो इनिशिएटिव्स हैं वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लिए हैं एंड वन ऑफ देम इज ऑपरेशन मातृशक्ति ड्यूरिंग द मंथ ऑफ September 2022. So next question we have is कि with reference to Red Sanders consider the following statements. First, they're endemic tree species of China. Second, they have been listed endangered in IUCN Red Data list. Select the correct answer using the code given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है करेक्ट।
सो अब इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, आप पिक्चर देख के भी बता सकते हैं इजीली, तो वो मूवी जरूर कमेंट करके बताना कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो रेड सैंडर्स है एंडेमिक ट्री स्पीशीज है बट ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं जनरली, राइट। तो यहाँ पे चाइना की नेटिव नहीं है, ये ट्री स्पीशीज नेटिव टू इंडिया ही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि दे हैव बीन लिस्टेड एंडेंजर्ड, जो बिल्कुल करेक्ट है IUCN की रेड डेटा लिस्ट के अकॉर्डिंगली, एंड दे लाई विद इन द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. So next question we have is कि with reference to Baltic Sea consider the following statements. First, Denmark, Estonia and Finland are some of the countries that enclose the Baltic Sea. Second, it is connected to the North Sea by the Kiel Canal. Third, it includes the Gulf of Mexico. Which of the statements given above are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, all of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कि अब बाल्टिक सी है, उसे एनक्लोज कौन कौन सी कंट्री करती है, वी कैन सी कि यहाँ पे डेनमार्क है, राइट, एस्टोनिया है, जर्मनी है, देन लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन एंड नॉर्थ एंड सेंट्रल यूरोपियन प्लेन्स। सेकंड स्टेटमेंट अगेन करेक्ट कि बाल्टिक सी जो है आर्टिफिशियली से कनेक्ट किया जाता है टू द व्हाइट सी बाय द व्हाइट सी कैनाल एंड नॉर्थ सी बाय द कील कैनाल। सो थर्ड इज कि जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो गल्फ ऑफ बोथनिया है एंड द बे ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और जो गल्फ ऑफ रीगा एंड जो अगर हम बे ऑफ डांस की बात करें वो कनेक्ट करते हैं, अब इंक्लूड करते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको को। Next question we have is, with reference to Nobel Prize, consider the following statements. First, the first woman to win the Nobel Prize was Marie Curie. Second, Rabindranath Tagore was the first non-European and Indian to get a Nobel Prize in literature. Third, all the Nobel Prizes are given in Stockholm, Sweden. Which of the statements given above are correct? A, 1 and 3 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 2 only, D, all of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट कि फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल वाज मेरी क्यूरी फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड शी वन दिस अवार्ड ट्वाइस, राइट। और स्टेटमेंट 2 भी है करेक्ट कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है फर्स्ट नॉन यूरोपियन एंड इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में लिटरेचर में। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि एज यू मस्ट हैव सीन द वीडियो जो नोबेल प्राइजेस पे बनाई गई होगी उसमें ये चीज डायरेक्टली लिखी थी कि जो नोबेल प्राइजेस हैं वहां पे उनके अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल उन्होंने कहा था कि जो अब अवार्ड्स हैं वो दिए कहीं और जाएंगे और अनाउंस कहीं और किए जाएंगे। इसका रीजन नहीं पता था, बट एक्चुअली में अब हम कहें कि जो स्टॉकहोम स्वीडन है वो जो है वहां पे जो नोबेल प्राइजेस है एक्चुअली में इट इज नॉट गिवन, राइट। इट इज एक्चुअली में जो स्टॉकहोम वाला ऑफिस है दैट टेक्स केयर ऑफ द मनी, और जो अवार्ड्स है वो ऑस्लो नॉर्वे में दिए जाते हैं। सो एक्चुअली में कि ये 2 वे प्रोसेस से चलता है कि एक टाइम पे जो अवार्ड्स है वो अनाउंस होते हैं एंड फाइनली दिसंबर में जो अवार्ड्स है आर गिवन अवे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि with reference to the Sastra Ramanujan Prize, consider the following statements. First, it is presented annually to individuals aged 32 and below who made outstanding contributions in the field of mathematics. Second, it was instituted by the Department of Science and Technology. Which of the statements given above are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्रेजेंट होती है टू एनुअली इंडिविजुअल्स को जो कि एज 32 एंड बिलो है, कि जिन्होंने कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स की है। तो अब इंस्टीट्यूट इसे किसने किया था एक्चुअली में? शांगमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, जिसको शास्त्र बोलते हैं, इन 2005। कैश प्राइज है 10,000 का। सो एक्चुअली में जब हम बात कर रहे हैं कि अब जो शास्त्र अवार्ड है जो रामानुजन प्राइज है, राइट, तो जो रामानुजन थे ही मेड एन एपिक अब कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे इनकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू द पाई की जब हम बात करते हैं, राइट। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हैं उन्हें बनाया, सो जिस वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस भी हो गए। सो इन्हीं की अगर हम मेमोरी की बात करें तो 22 दिसंबर को हर साल हम क्या करते हैं? नेशनल मैथमेटिक्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज with reference to Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, consider the following statements. First, majority of the beneficiaries of the scheme are women. Second, it was launched by the Ministry of Rural Development. Which of the statements given above are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2.
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि 29 सितंबर तक के डेटा के अकॉर्डिंगली जो 2 करोड़ हाउसेज है विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड उसमें से 2.46 करोड़ जो हाउसेज है वो उनको सैंक्शन जो किया गया था, जिनमें से 69% जो है दे आर ओन पार्टली और कंप्लीटली बाय विमेन। सो विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक अच्छी स्कीम है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि लॉन्च किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस terminal is going to be presented in which of the following states? A Maharashtra, B Odisha, C Kerala, D Gujarat। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के गुजरात कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन जो है ले किया है ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल एट भावनगर इन गुजरात। तो ये जो पोर्ट है ये सिलेक्ट क्यों किया गया है, क्योंकि ये क्लोजली लोकेटेड है कहां से, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एंड एक्सपेक्टेड टू सर्व द इंडस्ट्रीज दैट आर सेट अप इन द बेस रीजन। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है यहाँ पे कम करने के लिए इस वजह से भावनगर पोर्ट है उसे सिलेक्ट किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022 consider the following statements. First, it is an annual survey of cleanliness, hygiene and sanitation in cities and towns across India. Second, Indore has been ranked the cleanest city in India for the 6th consecutive year. Third, Telangana emerged as cleanest states with more than 100 urban local bodies. Which of the statements given above are correct? A 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 1 and 2 only, D all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि जो एनुअल सर्वे ऑफ क्लीनलीनेस है उसे हम स्वच्छ सर्वेक्षण बोलते हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ क्या, हमारा स्वच्छ भारत अभियान, राइट। तो अब ये स्टेटमेंट 2 भी है वो करेक्ट हो जाती है क्योंकि इंदौर जो है टॉप कर रहा है 6 कंसेक्यूटिव ईयर में भी टू बी द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि तेलंगाना नहीं, वेयर एज मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं क्लीनेस्ट ऑफ द स्टेट्स विद मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। तो एक्चुअली में जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जाते हैं। यूटीज एंड स्टेट्स को डायरेक्टली ही हम बाइफरकेट नहीं कर देते, तो अब हम अर्बन लोकल बॉडीज मोर देन 100 जहां पे है, लेस देन 100 है, स्मॉल स्टेट्स के लिए अलग अवार्ड्स होते हैं, बड़ी स्टेट्स के लिए अलग अवार्ड्स होते हैं एंड अकॉर्डिंगली इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिक्वायर्ड स्टेट जो कि जीतती हैं, राइट। तो अब तेलंगाना है फर्स्ट स्टेट फॉर द क्लीनलीनेस फॉर इट्स विलेजेस के लिए जरूर उसे अवार्ड मिला है अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण लार्ज स्टेट्स कैटेगरी। तो डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट स्टेट्स है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट जब आप एग्जाम में कोई भी आंसर मार्क करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नीला कुरिंजी। फर्स्ट, इट इज अ shrub that is found in the Shola forest of the Western Ghats in the Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Second, the flower blooms every 12 years in sync with solar cycles which also regulate sunspot. Third, it is only extant species of the genus Strabelanthisis. ठीक है, which of the following statements above are correct? A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 2 and 3 यानी कि all of the above, D 1 and 3 only। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स कि हमारी कौन सी फर्स्ट स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये एक ऐसा श्रब है जो शोला फॉरेस्ट यानी कि वेस्टर्न घाट्स के लिए बिल्कुल कॉमन है एंड एक्चुअली में जो ये नीला कुरिंजी है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में भी है ये हमारी जो नीलगिरीज रहती है, राइट, नीलगिरीज जो है। तो अब जो ये नीला कुरिंजी जो है, नीला मीन्स ब्लू एंड नील इज ऑल्सो ब्लू, सो ये जो नाम है एक्चुअली में वेस्टर्न घाट्स का इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम नीला कुरिंजी इटसेल्फ, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड द फ्लावर ब्लूम्स एवरी 12 ईयर्स। ठीक है, तो ये 12 ईयर्स वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है बट इट इज नॉट इन सिंक विद द सोलर साइकिल्स। सो ये सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जिस वजह से ये जो आंसर है हमारा गलत हो जाता है। एंड थर्ड इज कि इट इज ओनली एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ द जीनस Strabanthilis। सो ऐसा नहीं है, अब एक्चुअली में इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं, जीनस जो है वो चेंज हो सकता है, द स्पीशीज रिमेन्स द सेम बट जीनस जो है वो सेम रहे वो जरूरी नहीं होता है। सो अब एक्चुअली में Strabanthilis कुलिनथेनिया जिनको हम बोलते हैं कुरिंजी या नीला कुरिंजी एक श्रब है जो कि शोला फॉरेस्ट में वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। एंड द फ्लावर ब्लूम्स वंस इन 12 ईयर्स, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो रहा है, बट इट इज नॉट इन सिंक विद द सोलर साइकिल्स। सो ऐसे ट्रीज जो है या ऐसे जब हम श्रब्स की बात करते हैं कि जो 12 ईयर्स में दे आर आफ्टर आफ्टर 12 ईयर्स जो फ्लावर ब्लूम होता है एंड आफ्टर दैट द ट्री और द प्लांट जो है इट इज डाइंग। तो अब इनको हम क्या बोलते हैं कि अब जो लाइफ टाइम में एक बार ही फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक,
ठीक है। सो बेसिकली दे आर मोनोकार्पिक श्रब्स एंड साथ ही साथ क्या है, एंड दे आर ग्रोइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1.3 to 2.4 किलोमीटर अबव द सी लेवल। एंड अकॉर्डिंगली अब जो स्पीशीज की जब हम बात करते हैं, जीनस स्ट्रिबिलैंथिस जो है, अब उसकी फर्दर जो है 250 स्पीशीज भी है, राइट। सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी जो है उसी अकॉर्डिंग गलत हो जाती है। सो अकॉर्डिंगली अब क्या है, कुरिंजी फ्लावर जो है उसे यूज किस लिए किया जाता है, टू डिस्क्राइब द एसोसिएटेड माउंटेनियस लैंडस्केप वेयर इट ब्लूम्स इन द संगम लिटरेचर। So next question we have is कि consider the following statements regarding PM युवा। युवा की full form क्या है, Young Upcoming and Versatile Authors 2.0 scheme। First, the scheme aims to mentor and train young and budding authors below the age of 18 years. Second, the scheme functions under the aegis of the Department of Higher Education, the Ministry of Education. Third, the National Book Trust is implementing agency of the scheme. Which of the above statements are correct? A1 and 2 only, B2 and C only, C1 and 3 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारी स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है या जो डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन का, उन्होंने लॉन्च की युवा 2.0 की जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है, किसके लिए, मेंटर करने के लिए यंग ऑथर्स को। सो अब यहाँ पे जो एज की जब हम बात कर रहे हैं, बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज है। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, काम क्या है यहाँ पे पीएम युवा का, कि ये आजादी का अमृत महोत्सव है। सो अब एक्चुअली में उसी के अंडर ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसमें अब 75 ऑथर्स जो हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड दीज यंग ऑथर्स विल बी ट्रेन्ड कि अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जो सीनियर ऑथर्स है उनके अंडर जो इन्हें ट्रेन भी किया जाएगा। एंड फर्दर जो है अब 22 लैंग्वेजेस के बेस पे अब सिलेक्शन होगी, जिसमें इंक्लूड की जाएगी इंग्लिश के अंडर। तो युवा 2.0 इट इज नाउ बीइंग लॉन्च्ड। तो अब ये क्या है, इट इज इन ट्यून विद प्राइम मिनिस्टर्स विजन के एनकरेज करना है हमने यूथ को, अंडरस्टैंड करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए इंडिया की डेमोक्रेसी। एंड साथ ही साथ जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, इंडिया की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है अब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, वो इंश्योर करेंगे कि जो फेज वाइज एग्जीक्यूशन होगी स्कीम की एंड अंडर वेल डिफाइंड स्टेजेस ऑफ मेंटरशिप। So next question we have is कि with reference to Chief of Defence Staff, consider the following statements. First, the Chief of Defence Staff is a 4-star general or officer who acts as a principal military advisor to the Defence Minister all on tri-services matters. Second, the CDS workers under the Department of Military Affairs, which is headed by Defence Minister. Third, he acts as military advisor to the Nuclear Command Authority. Which of the statements given above is correct? A1 and 3 only, B2 and 3 only, C1 and 2 only, D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 and 3 ही है करेक्ट। तो जो सीडीएस है एक 4-स्टार जनरल ऑफिसर है, एक्ट करते हैं प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑन ऑल द ट्राई सर्विसेज मैटर्स। साथ ही साथ सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है कि जो सीडीएस जो है वो हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, एंड एक्ट करते हैं इनके सेक्रेटरी। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि ही एक्ट्स एज अ मिलिट्री एडवाइजर टू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एज वेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि which of the following diseases is caused by cadmium pollution? A. Achondroplasia, B. Infant methylglobinua, C. Itai and D is Minamata. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि जो इताई है एक ऐसी डिजीज है जो कैडमियम एक्सपोजर से होती है। एंड क्यों होती है? एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। सो अब इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि फर्स्ट रिकॉग्नाइज की गई थी इन जापान इन 1960s। सो अब इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑस्टोमेलेशिया। तो ऑस्टोमेलेशिया क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, ठीक है। तो सॉफ्ट बोन्स हो जाती है, जिनको अगर हम बात करें चिल्ड्रन के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम रिकेट्स भी बोलते हैं। तो जब एडल्ट्स के अंदर होती है तो उसे हम ऑस्टोमेलेशिया भी कहते हैं, जिसमें सिवियर बोन पेन होती है एंड इट इज एसोसिएटेड विद रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन एज वेल। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस इज बीइंग डेवलप्ड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज? ए Amazon, B Facebook, C Google, D Tesla। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टेस्ला। के ऑप्टिमस जो है एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है, जो कि क्रिएट किया गया है टेस्ला के अकॉर्डिंग। तो इस रोबोट का जो प्रोटोटाइप था इसे इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग एन एनुअल टेस्ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे प्रेजेंटेशन एज वेल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू कमेंट योर स्कोर्स एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी कमेंट दैट एज वेल, वील ट्राई टू एड्रेस इट एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।